हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना। बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 को आपका प्रारंभ कर चुके हैं। सत्ता की आपका साझेदारी। हमने बेल्जियम को और आपका श्रीलंका के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखा, उनको पढ़ा और उनको समझा। उनकी जो आपकी सामाजिक स्थिति है उसको जानने का प्रयास किया था। क्लियर है। इस दौरान अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई भी आपका डाउट है, किसी प्रकार का आपका कमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है तो। क्लियर है। तो बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए। हम लोग आपका चैप्टर देख रहे थे और इसी चैप्टर में हम लोग सत्ता के साझेदारी के विषय में हमने पढ़ा और एक एक करके हमने इसमें सारी जो स्थिति थी उन स्थितियों को हमने, श्रीलंका बेल्जियम की जो स्थिति थी उनको हमने इसमें पढ़ लिया, इसको देख लिया और इसको जानने का प्रयास भी कर लिया। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपनी डाउट को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई डाउट बनता है तो आप उसको, अपने डाउट को आराम से आप उसको क्लियर करिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी बच्चों उसके अपनी क्वेरी को। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। कल हम यहाँ से छोड़ गए थे, आगे प्रारंभ करना। आप देखिए इसमें क्या लिखा, सत्ता की आपका साझेदारी में इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कह रहे अगर हम लोग सत्ता के बंटवारे की बात करें तो इसमें आपका दो तरह के जो तर्क हैं वो आपके दिए जा रहे हैं। उन दोनों तरह के जो आपके तर्क हैं, उन तर्कों को आपका समझना कैसा है वो आपका जरूरी है। किस तरह के हैं आपके दो तर्क, इनको देखिए। पहला है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच का टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कह रहे हैं कि जो सामाजिक आपके समूह के बीच का जो अंदेशा है वो क्या हो जाता है आपका बच्चों, थोड़ा सा कम हो जाता है। ये थोड़ा सा हमको देखना चाहिए, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। खैर अक्सर क्या होता है कि जो भी आपका सामाजिक टकराव है वो क्या करता है, आपका हिंसा का रूप आपका ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यही बहुसंख्यक की बर्बादी का कारण भी आपका बन जाता है। क्या होता है, यही क्या बनता है, बहुसंख्यक की जो आपकी बर्बादी है, सामाजिक अस्थिरता, देश में अखंडता को तोड़ने वाले विखंडनकारी तत्व जो हैं, विखंडनकारी तत्व, ये सारे तत्व क्या बनते हैं, ऐसे इसमें आपका बन जाते हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए और ये लोगों को इस ढेर से रहे, इसी ढरे रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से
सभी शासन समूह व्यवस्थाओं को जोड़ते हैं। कैसे हैं कि सभी जो आपका शासन समूह व्यवस्था है ये उसको आपका जोड़ता है, तो ही ये आपका भागीदारी है। कैसी है? तो ही आपकी ये कैसी है आपकी भागीदारी, जो आपकी क्या करती है, सारी शासन समूह व्यवस्था को आपका जोड़ती है। ठीक है। इनमें दो तर्क में से एक को हम युक्त परक कह रहे, इसमें दो तर्क आपके दिए जाते हैं। इन दो तर्क में से एक को हम बोलते हैं आपका युक्त परक, दूसरे को नैतिक तर्क कहा जाता है, और दूसरे क्या बोलते हैं आपका, हम आपका नैतिक तर्क कहते हैं। युक्त परक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों को जोड़ देता है। कह रहे जो आपका दूसरा जो आपका क्या है बच्चों, जो आपका दूसरा जो आपका तर्क है वो क्या है आपका, लाभकर परिणामों पर जोड़ देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के आधारभूत को महत्व देता है। कह रहे जबकि जो आपका नैतिक तर्क है वो क्या देता है, सत्ता का जो मूलभूत चीजें हैं और जो उसके महत्व है वो उन पर आपका थोड़ा सा हमें जोर देता है। ठीक। अब खलीला की उलझन, ठीक, खलीला की उलझन को हम लोगों को आपका देखना है। बेरूत शहर में खलीला नाम का एक आदमी रहता था। उसके माता पिता अलग समुदाय के थे। उनके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स ईसाई। माता थी सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में यहाँ बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। खलीला का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। जो खलील है उसका जो आपका चाचा था वो क्या मारा गया, एक ही लड़ाई में आपका मारा गया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता ने बैठकर और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे की कुछ बुनियादी नियमों पर सहमति हुई। कैसा हुए? कुछ बुनियादी आपके नियम बनाए जिन पर उन्होंने अपनी सहमति रखी। नियमों में के अनुसार यह तय हुआ कि देश के राष्ट्रपति को मेनोराइट पंथ का और कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष के लिए शिया मुसलमान के लिए तय किया। क्या किया कि जो शिया मुसलमान होगा वो क्या बनेगा आपका, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका संसद का अध्यक्ष बनेगा। इस समझौते के अनुसार आगे ईसाई फ्रांस से संरक्षण मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग को छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हैं और उसे आपका मान रहे हैं। क्या करें, जो समझौता, जो करार, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसको आज भी मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रह रहे वह सबसे बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता। वह ना तो मां के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ नहीं आता कि लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चल रहा। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराए जाएं, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह आपका किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। आप कह रहे जो उनके आपके बड़े लोग हैं जिन्होंने आपका युद्ध को देखा है, तो वो कह रहे हैं कि जो भैया अभी इस टाइम पे जो आप कंडीशन बनी हुई है, जो आपकी वास्ट कंडीशन, ये क्या है, ये बहुत अच्छी है और यही आपका सबसे बढ़िया भी है। ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गया। वहां वे रुक सकते थे। पेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और
अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको बेबीलोन का कानून फिर से लिखने का अधिकार मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप पुरानी व्यवस्था से ही चलने देंगे या फिर आप कुछ नया करते हैं? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए एक समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बता सकते हो तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, सत्ता की साझेदारी के रूप। कह रहे जो आपका सत्ता की साझेदारी है और मैं अगर उसके रूप की बात करूं तो सत्ता की साझेदारी का जो रूप है उस रूप को थोड़ा सा जो है हम लोगों को देखना चाहिए और हम लोगों को उस रूप पर आपका विचार भी करना चाहिए। जैसे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। कह रहे जो आपके राजनीतिक सत्ता है हम उसका क्या नहीं कर सकते, आपका बच्चों ध्यान देना है, हम उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आप लोगों को इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो क्या कह रहे हैं, अगर फैसला लेने की शक्ति आपका बिखर गई तो फैसला लेना और लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या लिखा है कि राजनीतिक में ही क्या है, जनता ही इस पूरे लोकतंत्र का क्या है, आपका पूरा बुनियादी आपका स्रोत है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। इससे लोग स्वय शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतंत्र तांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को नागरिक में सत्ता की हिस्सेदारी आपका बना सकें या आप कह सकें हम उनको साझेदार बनाया जा रहा है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम इनमें प्रचलित कुछ एग्जाम्पल को आपका गौर करें और उनको देखें। शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हम सत्ता का बंटवारा रहता है। यानी चाहे आपकी विधायिका हो, ठीक, कार्यपालिका हो और आपकी न्यायपालिका हो, इन सब के बीच क्या रहता है, आपका बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सत्ता का क्षैतिज वितरण, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि सबका स्तर कैसा है, एक ही होगा, जो भी अपना स्तर है, और सब क्या करेंगे, अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह निश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। और क्या हो जाता है कि कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जो सत्ता का आपका सीमित प्रयोग करे। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ा है और देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन है, संसद के। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। देखिए, तो न्यायपालिका है, अगर हम लोग इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, आपका कार्यपालिका के पास है। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका पर द्वारा एक बनाए गए कानून पर अंकुश लगाती है। क्या लगाती है, आपका अंकुश जो है ये लगाती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं।
ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सरकारों को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय एवं या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हर जगह अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं भारत में हम इन्हें? आपका राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं मिलती, लेकिन हमारी तरह के जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में यह बात स्पष्ट है। कैसी है? संविधान में बात स्पष्ट है कि केंद्र, देखिए ये क्या है? नियंत्रण की आपकी व्यवस्था है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बात करते हैं। ठीक, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो। क्या हो? एक पूरे आपका देश के लिए कैसी हो? एक सामान्य आपकी सरकार हो। ठीक, और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सरकार हो। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हर जगह अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है? हर क्षेत्र में आपका अलग-अलग आपका नामों से पुकारा जाता है। भारत में इसको राज्य कहते हैं। ठीक, हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह के जिन देश में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के लोगों में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और संविधान में क्या है, इसकी बात बिल्कुल स्पष्ट की गई है। ठीक, बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकार में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अलावा आपका क्या हो सकती है? आपका ऐसी लोकल बॉडी पर भी आपकी जो गवर्नमेंट है वो हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही एक इकाई हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकार के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इसे विस्तार से आपकी चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषी और धर्मी समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। कह रहे हमें क्या करना चाहिए? जो आपकी महिलाएं हैं, तो जो आपके विधायिका में जो आपका प्रशासन है, हमें उनके बीच क्या देनी चाहिए? हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव वाली ऐसी एक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग-अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद का शासन से अलग ना समझे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके की सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। कह रहे जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनको भी आपका इसी तरीके से हम लोग सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग-अलग तरीके हम इकाई सेकंड में आपकी चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के
दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके भी लक्ष्य देखते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प रहना चाहिए। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्था में यह विकल्प या पार्टी के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टी की यह आपसी प्रतिद्वंदी इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समस्या पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बराबरी से अलग अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूह वाली पार्टियों से हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता को यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। यह सरकार का संगठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योग, किसान और उद्योग मजदूर जैसे कई इकाई संगठन समूह को हित को सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधे भागीदारी करके नीतियों में अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर समूह में सत्ता की भागीदारी करते हैं। इकाई थर्ड में हम राजनीति दबाव के समूह के साथ सामाजिक कार्य प्रणालियों पर हम लोग क्या करते हैं, आपकी गौर करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर आपका जो है बच्चों पूरा अच्छे से समाप्त हो गया है। ठीक है, इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी आपका डाउट बन रहा है, कोई भी कमेंट है, तो आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का भी कोई अपना डाउट है मुझसे पूछिए। आपके पास 30 सेकंड है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी बच्चे को डाउट नहीं है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए, अगर कोई आपका डाउट नहीं है तो, और है तो आप हमसे पूछिए। देखिए बच्चों, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो है, अब इस पर हम लोग जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न पर हम लोग आपका चलेंगे और इसको हम देखेंगे। जैसे पहला ही प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ताकि साझेदारी से व्यक्ति अलग अलग तरीके क्या है, में से प्रत्येक का उदाहरण। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इसमें से प्रत्येक का एक क्या दें, हमको उदाहरण दें, का एग्जाम्पल दें। क्लियर है? ये हमको देखना है। आइए हम इसको देखते हैं, इसी में एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला देखिएगा, इसी में आधुनिक लोकतंत्र में ताकि साझेदारी
के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। कौन से निम्नलिखित है? सबसे पहला देखिए, शासन के विभिन्न अंग जैसे न्याय का कार्यपालिका न्याय पालिका सत्ता का बंटवारा शासन के इन अंगों के सत्ता को छत्तीस वितरण कहते हैं, क्योंकि सरकारें अलग अलग स्तर पर तंत्र रूप से अलग अलग रूप से स्वतंत्र रूप में काम कर। देखिए इसको क्या करती हैं बच्चों, स्वतंत्र रूप से अलग अलग आपका काम करती हैं। कॉपी करिए, 30 सेकंड है आपके पास। कर लिया कॉपी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हमने इस अपने पहले लेक्चर को समाप्त किया और पहले प्रश्न को हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न को जो है हमारा क्वेश्चन है हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है समय समाप्त हो रहा है और समय समाप्त होने के साथ साथ ये क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।